साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि हम सीएसआईआर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसी के क्रम में 2020 के और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि आपके शिफ्ट 2 के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे एक आपको पेडिग्री का क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रेट यहाँ पे दिया गया है, वो आपको पहचानना है। तो जैसा कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है और कुछ आपको ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप ऑप्शंस में देखिए, या कभी भी कोई डिजीज की जो पेडिग्री होगी, अगर वो वाई लिंक डिजीज होगी, तो यानी कि वाई लिंक्ड का मतलब क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम किसमें होता है, मेल में होता है। तो अगर कोई डिजीज वाई लिंक्ड होगी, तो उसका ट्रांसफर केवल मेल टू मेल में होगा। ठीक है। तो अगर आप इस पेडिग्री को एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे ये डिजीज जो है, ये आपके मेल में है। फीमेल में डिजीज नहीं है। जब इनके बच्चे हुए हैं, तो इनके मेल में आपको देखने को मिल रहा है, फीमेल में नहीं है। फिर जब इनकी शादी हुई है, तो यहाँ पर आपको फीमेल में भी डिजीज देखने को मिल रही है। यानी कि इस पूरे पेडिग्री में ऐसा नहीं है कि केवल मेल अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड आपको देखने को मिल रही है। इस वजह से थर्ड ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया होता है कि आपको ये चेक करना होगा कि जो आपको डिजीज दी गई है, वो आपकी रेसेसिव है या डोमिनेंट है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप देखेंगे, तो इस पूरे पेडिग्री को अगर आप एनालिसिस करेंगे, तो होता क्या है कि जो ये डिजीज है, ये आपकी रेसेसिव डिजीज है, क्योंकि एक जगह पे आपको जनरेशन गैप देखने को मिल रहा है। यहां से इनकी शादी हुई, यहां पर कोई डिजीज नहीं है, लेकिन उनके बच्चों में डिजीज देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आपकी रेसेसिव है। अगर ये डोमिनेंट डिजीज होती, तो आपको हर चरण में डिजीज देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर एक संतान में क्या है, डिजीज जो है वो गायब है, और बाद में ये डिजीज जो है वो आपका एक्सप्रेस हो गया है। तो यानी कि डोमिनेंट आपका नहीं होगा। अब हम ये श्योर हो गए हैं कि ये जो डिजीज है मेरी, ये कैसी है, रेसेसिव डिजीज है। ठीक है। लेकिन अब मुझे ये पता लगाना है कि ये आपकी एक्स लिंक्ड है या तो फिर ऑटोसोमल है। तो इसको पता लगाने का जो सबसे सही तरीका है, वो आपका ये तरीका है कि अगर ये डिजीज, अगर आप यहां से अगर इसको देखते हैं, अगर ये डिजीज एक्स लिंक्ड होती, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से ट्रांसफर होती, तो या तो यहाँ पर जो ये फीमेल थी, इसको एक ही क्रोमोसोम एक्स मिला है। अब ये क्रोमोसोम या तो इधर से आया होगा, और या तो क्रोमोसोम मतलब फीमेल से आया होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि अगर ये एक्स लिंक्ड डिजीज रही होगी, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फीमेल था, या तो ये कैरियर होनी चाहिए थी, या तो ये डिजीज ग्रस्त होनी चाहिए थी, जो कि आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि ये जो डिजीज मेरी होगी, ये मेरी कैसी होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हैं। बाकी सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, बट जो चीजें मैंने आपको बताई है किस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है, वो आपको ये समझ के जाना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या डिजीज मेल से मेल में ट्रांसफर हो रही है। अगर मेल से मेल में हो रही है, तो मैं उसको वाई लिंक्ड कहूंगा। दूसरे चरण में हम ये चेक करेंगे कि ये डिजीज आपकी रेसेसिव है या डोमिनेंट है, और उसके बाद हम जो भी आपकी पेडिग्री दिया होगा, उसके आधार पे हम ये पता लगाएंगे कि ये डिजीज जो है, वो आपकी एक्स लिंक्ड डिजीज है या आपकी क्या है, ऑटोसोमल डिजीज है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, कह रहा है कि एक आपका एंजाइम लिंक्ड एलाइजा किया गया है। द इंटरेक्शन बिटवीन द एंजाइम और एंटीबॉडी में कौन सा इंटरेक्शन होता है। तो एलाइजा में जब भी आप पढ़ते हैं, तो वहां पर जो आपका एंजाइम और एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होता है, कहने का मतलब है, सपोज दैट अगर मैं एलाइजा का मोटा मोटा बात आपको याद दिलाऊं, तो कोई आपका एंटीजन होता था, उस पे आपकी एंटीबॉडी आके बाइंड करती थी, प्राइमरी। फिर उसके बाद आप वॉश वगैरह करते थे, फिर ये सेकेंडरी एंटीबॉडी आके बाइंड करती थी, जो कि क्या होती थी, कलर्ड सबस्ट्रेट के लिए कॉन्जुगेट होती थी। फिर इसके बाद अपना एंजाइम्स डालते थे, और आपको कलर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलता था। तो ये वाली स्टोरी होती थी। तो यहाँ पर ये आपसे ये पूछ रहे हैं बेटा, कि ये जो आपका एंटीबॉडी और जो आपका एंजाइम होगा, या जो आपका सबस्ट्रेट होगा, उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका इंटरेक्शन होता है, वो आपका कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, वो आपका 17th का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एलाइजा का पूरा मैंने डिटेल आपको टूल्स टेक्निक में मेरा मिल जाएगा, तो आप एलाइजा वहां पे जाके डिटेल में समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर ऑर्गेनेल इज सीरीन सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन या C2 साइकिल। यानी कि C2 साइकिल को हम दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं बेटा, फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा
कह रहा है कि आपका सीरीन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है। और जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक छोटा सा ये चार्ट है, बस आपको यही याद रखना है, जो कि मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपके 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। जो मोटी बात आपको याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही आपका CO2 निकलता है, जो कि बाहर रिलीज होके जाता है। RuBP जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ये आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, PGA बनता है। यही ग्लाइकोलेट जो होता है वो यहाँ पे रहेगा क्लोरोप्लास्ट में, फिर ये पेरोक्सिसोम में आएगा, जहां से ये ग्लाई ऑक्सीलेट बनाएगा। ठीक है, ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होगा, ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। 2 मॉलिक्यूल आपका ग्लाइसिन जब मिलते हैं और यहाँ पे NAD यूज हो जाता है और सीरीन का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख लीजिए कि सीरीन आपको कहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल में आपको सीरीन सिंथेसाइज होते हुए दिखती है। तो मुझे केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में सीरीन बनते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप समझ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो रेस्पिरेशन ये आपका चैप्टर होता है। फिर सीरियन आपका मूव करके पेरोक्सिसोम में जाता है, ग्लिसरेट बनता है। फिर आपको चूंकि RuBP आपको वापस से बनाना है, तो यहाँ पर आपकी एक ATP कंज्यूम होती है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो प्लांट ने अपनी ATP बना के रखी थी वो इस प्रोसेस में क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है। तो इसीलिए जो मैंने आपको एक बार और बताया है कि फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, प्लांट के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे, प्लांट के लिए क्या है, फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है। बाकी फोटो रेस्पिरेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई भूमिका नहीं होती है। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपको टिक ही नहीं करना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। बाकी नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछ सकते हैं कि CO2 जो आपकी रिलीज होती है, जो आपने CO2 यहाँ पे जो पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस ऑर्गेनेल में रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से दे लेंगे। फिर आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है जिसने DMEM कल्चर मीडियम में यूज किया है, जो कि पिंक इन द कलर टू ग्रोइंग लीवर सेल। ठीक है, मतलब ये आपका कोई मीडिया है, जब आप लैब से एक्सपोजर होगा तब आप समझोगे कि ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी सेल लाइन को या सेल्स को अगर आपको ग्रो करना है तो कोई आपको मीडियम देना होगा। मीडियम का मतलब क्या होता है कि एक आपका मीडिया होता है जहाँ पे आपके जितने सारे न्यूट्रिएंट्स आप कह सकते हो, बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें पड़े हुए होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और भी जो भी एक सेल्स को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए चाहिए वो सारी चीजें मीडिया में प्रोवाइड की जाती हैं। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो DMEM है इसका कलर जो बेटा है वो पिंक कलर का है। ठीक है, जो कि लीवर सेल को ग्रो करने के काम आता है। और 3 दिन बाद बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि वो जो कलर है वो येलो हो गया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अब देखिए, अब चूंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा कि चेंज इन द सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई है, इस वजह से उसका कलर पिंक हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने छोटी सी चीजें जो आपने अपने जीवन में पढ़ा होगा और जो आपने बेसिक चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं, आप पीएच पढ़ते हैं। ठीक है, और पीएच स्ट्रिप आपने देखा होगा कि जब आप पीएच मेजर करते हैं तो बहुत सारे कलर्स के जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं अगर आपका पीएच चेंज हो जाता है। कोई भी सोल्यूशन किसी पीएच पर मान लो कि रेड कलर का है, मान लो कि सपोज दैट 3 पीएच पर ये एल्कली एसिडिक कंडीशन में ये आपका रेड कलर का है, लेकिन जब ये एल्कली कंडीशन में आया तो ये आपका क्या हो गया, सपोज दैट ये ब्लू हो गया। तो यहाँ पर जो खेल होता है वो आपका पीएच का होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो क्या हो गया है कि जो आपका पीएच ऑफ द मीडियम का जो है वो आपका चेंज हो गया। इसी वजह से बहुत ही ध्यान से पीएच को मेंटेन करने के बाद ही और उसके बाद बहुत अच्छे से रैप करके हम अपने कल्चर मीडियम को रखते हैं अपने सेल्स सेल्स में जो हम यूज करने वाले होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जिनका एक्सपोजर डिजर्टेशन वगैरह में रहा होगा वो काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को आंसर कर लिए होंगे, अन्यथा थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी इस क्वेश्चन को ट्रैक करने में। बट फिर भी आप पीएच के कॉन्सेप्ट से आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन जो कि आपका इकोलॉजी से पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इकोटोन। तो इकोटोन क्या होता है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर आपने इकोलॉजी पढ़ी होगी या पढ़ते हैं तो जो एक बेसिक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वहां पे आपको मिल जाएगा। इकोटोन की जो डिफिनेशन होती है वहां पे कहा जाता है कि एक ट्रांजिशन जोन होता है या ओवरलैपिंग जोन होता है बिटवीन द टू कम्युनिटी। यही इसकी डिफिनेशन होती है, यही डिफिनेशन से आपसे पूछा गया है। और एक ऑप्शन में आपको रखा हुआ मिल जाएगा कि इकोटोन आर द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टू इकोसिस्टम एंड हैव ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज देन आइदर द नियर ऑफ द कम्युनिटी। तो यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक डिफिनेशन आपका पढ़ने
करने से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बाकी ये चीजें आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इकोलॉजी, इवोल्यूशंस क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, थोड़ा-सा इसको और अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी आगे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि इकोटोन का मतलब होता है कि ट्रांजिशन ज़ोन। बाकी अगर आपको नहीं याद होता है तो इकोटोन में आप टी वर्ड को उठा लीजिएगा और टी से लिख दीजिएगा ट्रांजिशन, आपको याद रहेगा? तो ट्रांजिशन वर्ड को कनेक्ट कर लेना और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से पूछा गया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन दैट कैन अकर बिटवीन द टू लोकस के बीच में जो कितने परसेंटेज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो ये आपका लर्निंग वाला क्वेश्चन था, जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिल जाता है 50% ही जो होती है वो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 50% होगा। तो कुछ डेटा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, तो इसी वजह से हर चीजों को बहुत ही तोल मरोड़ के पढ़िए। जरूरी नहीं कि आप जेनेटिक्स पढ़ नहीं समझ में आ रही है बेटा, तो कम से कम आप उसके डेटा को तो याद कर सकते हो। तो ये काम जरूर कर लेना। तो 50% जो होता है ये इसका आंसर निकल आएगा। इसके बाद लैक ओपेरॉन मैंने अपने लक्ष्य जेआरएफ चैनल पे पढ़ा के रखा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्विच ऑन करेगा लैक ओपेरॉन को। तो लैक ओपेरॉन कब स्विच ऑन होगा? अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि लैक ओपेरॉन जो कि आपका लैक्टोज वगैरह वाली स्टोरी आती थी, तो कब आपका स्विच ऑन होगा? तो यानी कि जब आपके सिस्टम में ग्लूकोज नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि लैक्टोज क्या होता है बेटा, लैक्टोज जो होता है ये आपका डाइसैकेराइड होता है, यही तो कहते हो डाइसैकेराइड होता है। इसमें जो आपको याद रखना है बीटा 1,4 लिंकेज होता है, बना किसका होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का जो होता है ये आपका बना होता है, ठीक है? तो चूंकि जब आपके सिस्टम में सिस्टम में जब आपके ग्लूकोज नहीं होता है, तो सिस्टम क्या करता है कि वो लैक्टोज को तोड़ना शुरू करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैक ओपेरॉन बोलते हैं, ताकि उसको ग्लूकोज भी मिल सके और इस ग्लूकोज से वो अपना काम चला लेगा। तो जब आपको ऑप्शन ट्रैक करना है तो जहां जहां ग्लूकोज प्रेजेंट है वो ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो सिस्टम लैक ओपेरॉन को स्विच ऑन नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपका ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है, तो भैया जब लैक्टोज ही नहीं है तो तोड़ोगे किसको? तो थर्ड ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि सिस्टम में जब आपका लैक ओपेरॉन चालू होगा तो उसके लिए जो आपकी आइडियल कंडीशन बनेगी वो आपकी क्या बनेगी बेटा, आपके सिस्टम में ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज होना चाहिए, क्योंकि भाई जब लैक्टोज ही नहीं होगा तो किसे तोड़ दोगे? तो यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, लैक ओपेरॉन। मेरा चैप्टर मैंने पढ़ा के रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। बच्चे गलत कर देंगे कि ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है या ग्लूकोज है, तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे क्लियर करके रखी हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन बोथ मेल एंड फीमेल द गोनेट सिक्रीट करता है एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इनहिबिन बी। इसकी भी हमने बहुत चर्चा की है अपने चैनल पे। ये क्या करता है? तो इनहिबिन बी जो होता है ये आपका एक प्रोटीनिशियस या पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड हार्मोन होता है जो एफएसएच की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही मौका है अच्छे से पढ़ने का। और रिसर्च फील्ड में अगर आप जाओगे तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पे कार्य करती हैं। सीडीआरआई उसमें से एक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईआरआरएच जो है वो भी आपकी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। सीडीआरआई में आप जानते हैं कि रिसर्च जो होता है वो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पे बहुत कार्य होते हैं। सहेली जो है वो आपकी सीडीआरआई की प्रोडक्ट है, इससे आप वाकिफ होंगे। तो इस तरीके से और भी अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो वहां पे आपको एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो आपको रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के रिगार्डिंग मिल सकता है। तो अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेगा और प्लस आपको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत चीजें फायदे देखने को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका स्पर्मिडीन है जो कि रिप्रेजेंट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। तो इसको सॉल्व करने का जो आपका तरीका है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो आपके स्पर्म सेल्स होती हैं, जैसे आपने न्यूक्लियोसोम को जब आपने पढ़ा होगा, जब मैंने ही पढ़ाया है, मैंने इसको जिक्र भी किया है। न्यूक्लियोसोम जब बनता है तो वहां पे आपकी जो बेसिक प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी हिस्टोन होती हैं, ठीक है? ये आपकी किसके केस की बात करता हूं मैं, अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं। ई कोलाई में क्या होता है, जो आपकी बेसिक प्रोटीन होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, पॉलीअमाइंस होती हैं। बस आपको यहीं से क्वेश्चन का आंसर पकड़ना था। और जब आप स्पर्म में आते हैं तो जो आपकी बेसिक प्रोटीन जो स्पर्म की सेल्स पे रैप करती है डीएनए पर, वो आपकी जो होती है वो आपकी प्रोटामाइन होती है। ये बस आप नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आप, हालांकि उन्होंने पॉलीअमाइन बोल दिया है जो कि ई कोलाई में बेसिकली ज्यादा होता है, बट फिर भी आप अमाइन से यहाँ पे कोरिलेट करके इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो यानी कि स्पर्मिडीन जो होता है ये आपका पॉलीअमाइन होता है, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका पॉलीअमाइन होगा।
बाकी जो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, वो आपको ये याद रखनी है कि स्पर्म में प्रोटामाइन होता है, न्यूक्लियोसोम में बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होती है, ई कोलाई में आपकी पॉलीअमाइन होती है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका सिकल सेल एनीमिया, मैंने उसका पोस्टमार्टम करके रखा है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आपके आए जो कि हमने देखा भी, उसको सॉल्व भी किया मिलके। तो कह रहे हैं कि अफ्रीकन पॉपुलेशन है जो कि एएस है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कैरियर ऑफ द सिकल सेल अनीमिया। जैसा कि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो कि अपने अफ्रीकन पॉपुलेशन में क्या होता है कि सिकल सेल अनीमिया के अगर वो कैरियर होते हैं, तो एक इसका बेनिफिट होता है कि अगर आप इसके रेसेसिव डिसऑर्डर से अगर हैं, अगर आप डोमिनेंट होंगे तब तो आपको सिकल सेल डिजीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपका रेसेसिव कैरेक्टर होगा तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर आपका क्या होता है, उस केस में आपका ये होता है कि आप जब रेसेसिव रहते हैं या आप हेट्रोजाइगोट कंडीशन में रहते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया जो आपकी डिजीज होती है जो कि कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है। ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो सिकल आरबीसी में, जिसकी अपनी लाइफ साइकिल ये जो कंप्लीट करता है, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बीच में इसको आरबीसी की आवश्यकता होती है। तो जो आरबीसी की, जब आरबीसी हमारी सिकल शेप्ड की हो जाती है, तो ये उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है। अगर कोई कैरियर है अफ्रीका केस में, वहां पे आपको थोड़ा सा सिकल सेल एनीमिया के केस में आपको मलेरिया वहां पे नहीं देखने को मिलता है, तो ये वाली स्टोरी जाके वहां पे लिंक होती है। तो कह रहा है कि वेयर ए इज द एलिल फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए ए है, और एस जो है ये आपका डोमिनेंट एलिल जो कि आपका सिकल सेल डिजीज कॉल कर रहा है। कह रहा है कि अगर आपका सिकल सेल वाला जो है ये आपका हाई लेवल पे अगर इसको मेंटेन कर दिया जाए, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी में पॉपुलेशन में अगर हो जाएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको हेट्रोजाइगोट एडवांटेज आपका होगा, क्योंकि आपको मलेरिया नहीं होगा। बस सिंपल सी कहानी है। क्योंकि अगर इसके साथ में तो कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा, ए जो रहेगा वो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहेगा। अगर एस एस आ जाएगा तब तो डिजीज कंडीशन हो जाएगी। तो एस एस की बात ही नहीं हो रही है। कह रहा है कि आपका ए और एस वाली कंडीशन में अगर एस को हम बढ़ा दें, मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन में ए एस ए एस ए एस इस तरीके से आपको देखने को मिले, ठीक है, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा ये मुझे एक तरीके का एडवांटेज रहेगा। तो मैं इसको क्या कहूंगा, हेट्रोजाइगोट एडवांटेज। ऑब्वियस सी बात है कि दो आपके गैमीट या एलिल टाइप के हो गए, तो ये आपके हेट्रोजाइगोट वाली कंडीशन आ गई और आपका एडवांटेज है, तो ये यहां से लिंक आपका निकल आएगा। इसके बाद हैमिल्टन रूल जो कि आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत आसान है। इसमें सिंपल सी बहुत सारी स्टोरी होती है, इसको पढ़िएगा। हैमिल्टन रूल जो होता है, इसमें आर जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रिटार्डनेस होता है बिटवीन टू इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स होता है, बी बेनिफिट होता है, और सी जो होता है वो कास्ट होता है डोनर के तरफ से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप विल रिजल्ट इन द एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को शो करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा, जब भी आपका एक्चुअली में क्या होता है कि कभी भी कोई भी स्पीसीज जो होती है वो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को तभी शो करती है। बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप किसी का भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, आसानी से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं हैमिल्टन रूल से सीएसआईआर में। अगर बेनिफिट उसको ज्यादा मिलेगा तभी वो कोई चीज का कॉस्ट करके किसी की रक्षा करेगा या कोई काम करता है अपने आप को। इसमें पूरा यही कहानी होती है कि जानवर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है अगर उसके बदले में उसको बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। तो यानी कि बेनिफिट आपका ज्यादा होना चाहिए और कॉस्ट जो होना चाहिए, मतलब जो उसने कॉस्ट आपको दे रहा है, मतलब उसने अगर अपना बलिदान दिया है तो उसके बदले में उसको बेनिफिट बहुत तगड़ा मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये वाली स्टोरी जो होती है ये हैमिल्टन रूल के अंतर्गत आती है। तो बस आपको यही चीज यहाँ पे ट्रैक करना था। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, इक्वल वाला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आर इज ग्रेटर देन सी बाई बी, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, जैसे कि ये लिखा है आर इज ग्रेटर देन सी बाई बी, अगर आप इसको हटा देंगे, मान लीजिए अगर आप ये ग्रेटर देन का सिंबल हटा देंगे, तो ये आर इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू सी, ये ग्रेटर देन सी। अगर आप बी को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, आर बी ग्रेटर देन सी, यानी कि जो बेनिफिट है वो आपका कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो आपकी स्टोरी बनेगी। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका थर्ड होगा। बाकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, हैमिल्टन रूल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आराम से आपको पाथफाइंडर आईएफएस या किसी का भी वीडियो आप उठा के देख लेंगे इकोलॉजी इवोल्यूशन में, तो बहुत ही जेन्युइन है, वहीं से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बाकी इतना जरूर याद रखिएगा कि बेनिफिट उसको ज्यादा चाहिए तभी वो अपना कॉस्ट देगा या अपना बलिदान वो आपको देगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो हमने आपको समझा दिया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी आपका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मैं कहूंगा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है कि ट्रिपैनोसोमा में सम ऑफ द इंट्रॉन जनरेट करते हैं वाई शेप्ड स्ट्रक्चर लैरिएंट। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप स्प्लाइसिंग
स्प्लाइसिंग पढ़ते हैं, ठीक है? तो स्प्लाइसिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि आपको इंट्रॉन को रिमूव करना होता है। 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपका एक्सॉन होगा या आपका इंट्रॉन होगा। एक्सॉन जो होता है ये आपका कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रॉन जो होता है ये आपका नॉन कोडिंग होता है। तो जो आपका मैच्योर आरएनए बनता है फाइनली, उसमें इंट्रॉन हमें नहीं चाहिए, तो इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम स्प्लाइसिंग करते हैं, और स्प्लाइसिंग में बहुत सारे डिटेल मैकेनिज्म में आप पढ़ेंगे तो स्प्लाइसोसोम स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके बाद स्प्लाइसिंग किया जाता है। तो जब ये स्प्लाइसिंग होती है तो वहां पे एक लैरिएंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आप डिटेल में जब जाएंगे तब आप पढ़ेंगे वहां पे। तो सच स्ट्रक्चर इज जनरेटेड ड्यूरिंग, अब ये स्ट्रक्चर कब जनरेट होता है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो आपका ट्रिपैनोसोमा होता है, टी से ट्रिपैनोसोमा, टी से ट्रांस स्प्लाइसिंग, बस आपको ये कले कोरिलेट करके याद रख लेना। बाकी ट्रांस स्प्लाइसिंग क्या होता है, ये जब कभी आगे समय रहेगा तो हम इसको जरूर पढ़ेंगे, जब स्प्लाइसिंग की डिटेल मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी अगर आप देखना चाहें तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में पढ़ाया है। जब आपकी एंटीबॉडी वगैरह के केस में डाइवर्सिटी जनरेट करनी होती है तो वहां पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता था, और भी बहुत सारे जगह पे हमने इसको पढ़ रखा है। आरएनए एडिटिंग यहाँ पे नहीं होता है। और ट्रिपैनोसोमा में आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांस स्प्लाइसिंग देखने को मिलता है। एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता था तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता था तो आज से बस इतना याद रखना कि टी से ट्रिपैनोसोमा होता है और टी से ट्रांस स्प्लाइसिंग होता है। मुझे 2 नंबर लेने से मतलब है, मुझे दुनियादारी से नहीं मतलब है। अगर दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ट्रांस स्प्लाइसिंग जो है वो टिक कर दूंगा। बाकी अगर आपको स्प्लाइसिंग डिटेल में जब आप पढ़ेंगे, अगर आप खुद से पढ़ते हैं और आपको समझ में आता है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है? अन्यथा जब मैं थोड़ा मॉलिक्यूलर को और डिटेल में कवर करूंगा तो मैं उसमें ट्रांस स्प्लाइसिंग आपको जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो ये आपकी कहानी हो गई है। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है कि द प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, इसका भी जब मैंने आपको डीबीटी के टाइम में मैंने आपको रिवीजन कराया था, जो आपका मेगा रिवीजन का मेरा हुआ था, बायो मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उनको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल में जाना होता है। जैसे न्यूक्लियस में जाना है, किसी को माइटोकॉन्ड्रिया में, किसी को क्लोरोप्लास्ट में, किसी को पेरोक्सीसोम में, किसी को लाइसोसोम में, किसी को गोल्जी बॉडी में। तो ये सब क्या होते हैं कि ये आपकी एक प्रोटीन्स में एक सिग्नल लगा होता है, उस सिग्नल को रीड करके क्या होता है कि उनको उनके अपने डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है। तो कह रहा है कि द ट्रांसलोकेशन इनटू व्हिच वन ऑफ द ऑर्गेनेल लिस्टेड बिलो डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाइनो एसिड सीक्वेंस एज अ सिग्नल फॉर द इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट के लिए किसको अमाइनो एसिड का सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें होता क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझ लेना, 2-4 बातें मैं समझा रहा हूं। एक्चुअली में इसमें बहुत सारे मैचिंग के भी क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे बहुत पूछा गया है। लाइसोसोम में जब कोई भी प्रोटीन को जाना होता है तो उसका जो टैग होता है वो आपका मैनोज, याद रख लेना, मैनोज 6 फॉस्फेट, ये टैग होता है। तो यानी कि मैनोज क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो यानी कि लाइसोसोम में जिस प्रोटीन को जाना होगा, सपोज दैट मान लो कि ये एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल आपकी प्रोटीन है, तो एन टर्मिनल पे मैनोज 6 फॉस्फेट लगा होगा। अगर ये कंडीशन लगी होगी तो इस प्रोटीन को सिस्टम क्या करेगा, लाइसोसोम में भेज देगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। बाकी आगे से आपसे पूछता है कि ये क्या था, तो ये कार्बोहाइड्रेट था। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, इसको मैंने डीबीटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय जब आपको मैंने सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल एसआरपी के बारे में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वो मैंने बताया था। न्यूक्लियस के बारे में भी आपको मैंने अभी रिसेंट में ही शायद पढ़ाया हूं, या नहीं होगा तो मैं आगे पढ़ा दूंगा। यहाँ पे आपके रैन जीटीपीस की स्टोरी आती है, न्यूक्लियस इंपोर्ट प्रोटीन्स वगैरह की आवश्यकता होती है। इसमें भी कुछ आपके सिग्नल्स होते हैं। बेसिकली जो आपके प्रोटीन न्यूक्लियस में टारगेट होते हैं वो आपके बेसिक प्रोटीन्स अमाइनो एसिड वाले रहते हैं, लाइसिन अर्जिनिन रिच होते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना। बाकी एक चार्ट मैंने आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके देखिएगा, नहीं तो आप ब्रूस अल्बर्ट उठा लीजिएगा, ब्रूस अल्बर्ट या लॉडिस उठा लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग या टारगेटिंग वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या टैग होता है। इसके अलावा जो आपका पेरोक्सीसोम होता है, इसमें भी एक आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, एसकेएफ, शायद ये सीक्वेंस पेरोक्सीसोम का होता है। और एसकेएफ का मतलब ये नहीं है कि सलमान खान फिल्म, ठीक है? एसकेएफ क्या है भैया, एसकेएफ क्या है, एसकेएफ जो है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का नाम है, वन अल्फाबेट सिंबल है। जैसे एफ से क्या है, फेनाइल अलानीन है, के से क्या है, आपका लाइसीन है, ठीक है? तो ये सब है भैया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहीं पर एक चीज आप और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनका जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो उनका एन टर्मिनल पे होता है। मान के चलो 95% केस में जितने भी सिग्नल सीक्वेंस होते हैं वो एन टर्मिनल पे होते हैं। मान लो कि ये आपका प्रोटीन है, तो ये आपका सी टर्मिनल होगा, ये आपका एन टर्मिनल होगा। लेकिन जो आपका पर ऑक्सीसोम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है,
इसका जो सिग्नल सीक्वेंस होता है ये आपको सी टर्मिनल पे देखने को मिलता है। तो पेरोक्सीसोम जो है ये आपका एक एक्सेप्शन केस है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि किसका जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो मेरे को सी टर्मिनल पे देखने को मिलेगा, तो वो मैं क्या कहूंगा, पैराऑक्सीसोम कहूंगा। बाकी इसका सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है, एसकेएफ होता है। बाकी थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, ठीक है। इसी के आसपास ही सिग्नल सीक्वेंस होता है। लाइसोसोम का जो होता है वो आपका मैनो 6 फॉस्फेट होता है। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में भी जो क्वेश्चन है मैंने अभी रिसेंट में ही पढ़ा दिया है, तो जिसमें आपको बहुत आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली नजर आपकी रुकनी चाहिए वो आपकी फिशर साहब पे रुकनी चाहिए। जब आप एंजाइम पढ़ते हैं तो वहां पे आपके दो मॉडल दिए गए थे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस दिया गया था और एक आपका इंड्यूस्ड फिश थ्योरी दी गई थी। तो लॉक एंड की थ्योरी जो थी वो फिशर साहब ने दिया था, तो बी का मैं थर्ड लगा दूंगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सीएसआईआर ने दो ऑप्शन में दिया है, जानता है कि इतना तो सभी को पता होगा। इसके बाद पाउलिंग का नाम जब आप पढ़ते हैं बेटा, तो पाउलिंग ने अल्फा हेलिक्स का मॉडल दिया था, किस तरीके से प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो पाउलिंग को मैं सेकंड से मिला दूंगा, यहीं पर मेरा आंसर सॉल्व हो गया। और इसके अलावा जो अभी मैंने सीएसआईआर की जो बच्चों मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसमें जो आपने शायद जो बच्चे अवेयर होंगे उन्होंने देखा होगा, और जो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझे होंगे वो उन्होंने स्किप कर दिया होगा कि अरे छोड़ो क्या ये सब पढ़ना, प्रोटीन फोल्डिंग, एफिंसन एक्सपेरिमेंट। तो एफिंसन एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एफिंसन एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ाया था, जो कि आपके सीक्वेंस स्ट्रक्चर रिलेशनशिप को शो करता है कि किस तरीके से जो आपका राइबो न्यूक्लियस वाला केस मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो डी का मेरा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा और सी का मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंड्रिव साइंटिस्ट जो है उनका मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया था। तो ये चीज यहाँ पर भी मैंने आपको बता रहा हूँ कि साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बोनस सिद्ध होंगे, 4 नंबर में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो कि अभी शायद इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जहां पे हमने नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ग्राफ के बारे में समझा था, वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गिवन बिलो आर द प्लॉट्स दिए गए हैं जो कि चेंजिंग टाइटर ऑफ द मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द नेचुरल किलर सेल, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और आपको वायरस स्पेसिफिक मतलब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है और इंटरफेरॉन अल्फा या बीटा है, किसी वायरस के इन्फेक्शन के बाद है। और ये आपको एक ग्राफ दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये आपका डेज है और ये आपका इनका रेस्पॉन्स है, इंक्रीजिंग वैल्यूज हैं। तो जैसा कि आपको मैंने उस दिन मैंने क्या बताया था कि जो आपकी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होंगी वो सबसे आखिरी में एक्टिव होंगी, वायरस स्पेसिफिक टी सेल्स, क्योंकि टी सेल्स को प्रोसेस्ड पेप्टाइड चाहिए होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं एक्टिवेट हो जाएंगी, तो जब इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जब टी सेल्स को दिखाएंगी तब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिव होगा। तो यानी कि अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को लेता हूं तो मेरे सबसे आखिरी में मुझे सीटी जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मुझे सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। मतलब सी लेवल जो है, लास्ट जो ग्राफ आया है मतलब ऊपर चढ़ा हुआ है, वो आपका साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा। इसके बाद क्या होता है कि जो मैंने बताया था कि उसके पहले आपकी नेचुरल किलर सेल्स एक्टिव होती हैं, ठीक है, उस ठीक है, फिर उसके बाद आपकी साइटोटॉक्सिक एक्टिव होती है, लेकिन उससे पहले जब भी कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो आपने इंटरफेरॉन मैंने पढ़ाया था। इंटरफेरॉन क्या होता है, ये आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो सबसे पहले इंटरफेरॉन को सिक्रीट करती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो और मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले आपकी बॉडी में इंटरफेरॉन एक्टिव होगा, फिर इंटरफेरॉन की वजह से नेचुरल किलर सेल्स एक्टिव होंगी जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने के काम आती हैं। और जब इनसे भी काम नहीं बनेगा या मान लो कि ये बना भी चुकी होंगी तो भी ये कुछ ऐसे इंटरल्यूकिन्स को सिक्रीट कर देंगी जिससे आपकी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स जो होंगी वो आपकी एक्टिव हो जाएंगी। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दिए हैं। आशा है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, काफी चीजें आप अपने लेवल पे भी हैंडल कर रहे होंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है वो चीजों को भी आपने देखा होगा। आज के लेक्चर से आपने काफी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी, कुछ और आपको होमवर्क मिला है कि आप उन चीजों को और अपना रेक्टिफाई करेंगे, राइट। तो बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।